आज पार्ट 4 के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि आपको पता है मैं हमारे चैप्टर्स चाइना के स्कॉलरशिप के बारे में सीरीज वगैरह चल रहे हैं, तो आज हमारी सेकंड पार्ट आज हमारा है। आज हमारा फोर्थ पार्ट होगा। देखें आप, पहले मैंने चैप्टर 1 की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है CSS स्कॉलरशिप के बारे में और आंसर स्कॉलरशिप के बारे में कि ये क्या स्कॉलरशिप होती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। फिर मैंने पार्ट 2 बताया था जिसमें आप ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी को तलाश करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी के बाद अपने प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है। ईमेल के लिए आपने लेटर वगैरह बनाने हैं, किस तरह से आपने इनको ईमेल करनी है, तो उस वाले से मैंने पार्ट 2 के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर मैंने पार्ट 3 के अंदर CSE स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। CSE स्कॉलरशिप के लिए आप एक टाइम पे दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होती है, क्योंकि CSE स्कॉलरशिप में आपको एजेंसी नंबर चाहिए होता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग से एजेंसी नंबर बना होता है। आपको हर यूनिवर्सिटी के उसके पोर्टल से भी मिल सकता है और आपको इस वेबसाइट से भी मिल सकता है, और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे बायो में भी दे दूंगा। और मेरी बात, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप, इससे बेस्ट ये है कि आप मेरे पहले ब्लॉग देख लें जिसमें आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप, आज का हमारा लेसन है हम किस तरह से अब हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने स्कॉलरशिप अप्लाई करने का भी तरीका हमने कंप्लीट कर लिया था। डॉक्यूमेंट्स के वाले से भी मैंने वीडियो ब्लॉग बना लिए थे, और जो उसका क्राइटेरिया था ईमेल के हवाले से, जिससे हर चीज़ के हवाले से ऑलरेडी हर चीज़ एक वाज़ी तौर पे मैंने बना ली है। ये देखें, ये हमारे एजेंसी नंबर आते हैं, और ये हमें स्कॉलरशिप के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये एजेंसी नंबर ऐड करने होते हैं। जैसे ये ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का पूरा डाटा डिटेल ऑटोमेटिक उसी CSE स्कॉलरशिप के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आपको पोर्टल से भी मिल सकते हैं, आपको इधर मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे ये सारे। तो आज हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट वीज़ा के। जब हमारा स्कॉलरशिप वगैरह हमारी अप्रूव हो जाती है, एडमिशन हमारा अप्रूव हो जाता है, फिर हमें अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है, जो पाकिस्तान में बैठ कर वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसकी थोड़ी सी फीस होती है। फिर उसके बाद हम एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ हमारा इंटरव्यू होता है एक शॉर्ट सा, और वहाँ हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आज इसके बारे में हमारा व्लॉग है। आज हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे इस व्लॉग में। व्लॉग थोड़ा सा ज़रा लॉन्ग हो जाएगा। आज हम वीज़े की डॉक्यूमेंट, वीज़े अप्लाई करने का तरीका, S1 जो क्या टाइप बी के अंदर आता है, टाइप B1, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियो पहले देख सकते हैं, आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। वो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ कि टाइप जो सा हमारा टाइप ए है जी, हम अपनी HEC के ज़रिए कर सकते हैं, पाकिस्तान में HEC के ज़रिए। और टाइप बी है वो स्टूडेंट खुद अपने बेस पर कर सकता है, जो हम खुद उसको अप्लाई कर सकते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से अब यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक आधे यूनिवर्सिटी फाइंड करके हम टाइप बी के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं। फिर टाइप सी आता है। फिर टाइप सी में आपको एम्बेसी के ज़रिए अप्लाई करना होता है, जो कि आप इसमें आपकी एम्बेसी आपकी मदद देती है आपको। लेकिन बेस्ट ये है कि आप टाइप बी के ज़रिए ही SSC स्कॉलरशिप को ऑनलाइन अप्लाई करें। ये स्टूडेंट खुद अप्लाई कर सकता है बिना किसी चीज़ के, बिना किसी रेफरेंस के, या आप घर बैठे या एजेंसी से जहाँ आपको ईजी लगे। तो मुझे नहीं उम्मीद कि अगर आप मेरी वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप अगर उसको समझें और यूट्यूब पर या ChatGPT उसको सर्च करें, सर्च करने के बाद भी आपको अगर ज़रूरत पड़े एजेंसी की, तो आज हम इसमें देखेंगे CSE स्कॉलरशिप। जो स्टूडेंट अगर हमारे स्कॉलरशिप में मेरिट में यूनिवर्सिटी फॉर्म में हमारा नेम वगैरह आ गया है, तो हम स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टडी वीज़ा के बारे से देखिए, सबसे पहले तो हमारी डॉक्यूमेंट्स के बारे से बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से होने चाहिए, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, क्योंकि हमने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, मैंने पिछले व्लॉग में बनाया था, हम बगैर टेस्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हमने अपने कचहरी से या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको नोटराइज करना होता है, उसकी आपकी डॉक्यूमेंट्स की असल कॉपियों को। तो देखें, ये चाइना का फिजिकल फॉर्म है जी। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा डिटेल के साथ। पिछले वीडियो में इसको टच करवाया हुआ है, बाकी मज़ीद वीडियो में भी मैं आपको इसका टच करवा दूँगा। आपको इस वेबसाइट के अंदर टोटल हर चीज़ मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएंगी। मैंने पिछले वीडियो भी बनाया हुआ है, हर वीडियो में मैंने इसका लिंक भी ऐड किया हुआ है। आप इसको इसके साथ देख कर हर चीज़ का मैन्युअल आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका पासपोर्ट कॉपी के हवाले से उसमें अपडेट वगैरह दी हुई है मैंने। आप इसके ज़रिए आप मेरी वेबसाइट से मुख्तलिफ लिंक ओपन कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। इसके ज़रिए आप उसको ओपन करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आपको इस फॉर्म के ऊपर ले आएगा। सबसे पहले ये फॉर्म में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाइना से वीज़ा के लिए, कि स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई करें हैं तो हमारे लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ से PDF में भी, आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं।
देखिए सबसे पहले बात करें तो वीज़ा फॉर्म रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देगी जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी आपको एक ईमेल भी कर देती है, एक हार्ड कॉपी में आपको एक कोरियर के जरिए, यानी कि आपको चाइना से पाकिस्तान की तरफ आपको एक हार्ड कॉपी भी आपको भेजती है। फिर एडमिशन नोटिस वगैरह आ जाएंगे, इसमें एडमिशन नोटिस भी आ जाएंगे। और आपकी पासपोर्ट आपका होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए 2-3 साल के लिए, और साथ को आपको उसकी कॉपी भी होनी चाहिए, और मेडिकल ओरिजिनल होना चाहिए। मेडिकल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और आपने अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना है अपने खिदमत सेंटर से, पुलिस स्टेशन से, और उसको मोफा से टेस्ट करवा लेना है। मोफा के वाले से मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और डिग्री को टेस्ट वगैरह जो सारी आपकी डिग्री हायर लो सबको आपने टेस्ट करवा लेना है। और वीज़ा एप्लीकेशन के साथ भी आपने अपनी फ़ोटो का टेस्ट करवाना है, अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। फिर फ़ोटो कापी विद पासपोर्ट एंड बैकग्राउंड, यानी कि अपने अपनी पासपोर्ट की कॉपी और अपनी कॉपी को वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने बना लेनी है। फिर वीज़ा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको वीज़ा फॉर्म की, एडमिशन नोटिस की, आपकी डिग्री की, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। तो ये अप्लाई करने के लिए कुछ ये चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हैं। और आपने जब अप्लाई कर, उसके अलावा आपने अपनी डिग्री को जो टेस्ट करवा के अपने आगे फॉर्मेट करना है, तो टेस्ट के हवाले से देखें, ये आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले आपका स्टेप जो आएगा, आपने अपने सबसे पहले स्टेप में आपने अपने बोर्ड से, अपने मुतल्लिका बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद IBCC से करवानी है, जिसमें आपकी मैट्रिक और इंटर की कागजात वगैरह आ जाएंगे। फिर आपकी 13वीं क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी बैचलर, मास्टर, MPhil, MS, PhD आपने HEC से कराना है। फिर आपने टोटल 8 अपनी डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवानी है। मोफा के बाद फिर आपने जब आपका वीज़ा वगैरह आपका अप्रूव, अब वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, वीज़ा के लिए जब आप जाएंगे तो आपको एम्बेसी लेकर जानी होगी ये सारी चीज़ें। और नीचे फ़ीस के बारे में मैंने बताया हुआ कि आप किस तरह से इसकी फ़ीस वगैरह पे कर सकते हैं, IBC बोर्ड की, IBCC के वाले से। तो सारी इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, इसमें लिंक भी अपलोड है, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। या HEC के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लिखा हुआ है, उसमें मैंने इनकी फ़ीस वगैरह भी स्केच दिया हुआ है इनकी। लेकिन फ़ीस तो हर बोर्ड की अलग-अलग होती है, चेंज भी होती रहती है। फिर उसके बाद वीज़े की डॉक्यूमेंट देखें तो वीज़ा और मजीद वीज़े के डॉक्यूमेंट्स देखें, S1, S2, S3, S1, S2, S3 है। तो हमने S1 के जरिए अप्लाई करना है। आज S1 की वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें स्टूडेंट खुद ईजिली खुद अपलोड कर सकता है, इसमें कोई वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको जो जो वीज़े के लिए चीज़ें चाहिए, एडमिशन लेटर चाहिए जो कि हम पीछे हमने बात कर ली है, और J1 J2 का आपका फॉर्म चाहिए, इसकी मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है, वहाँ से उसको देख सकते हैं वेरी। और इसमें भी मजीद ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। और पासपोर्ट के वाले से बात करें तो देखिए आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक आपका वैलिड होना चाहिए। क्या कहते हैं 6 मंथ है, लेकिन आपका कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आपका पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। अगर आपका इससे कम है तो पहले आप अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा लें। फिर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जो हमने अभी अप्लाई करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको अप्लाई करने का वो भी तरीकाकार बताऊँगा। फिर उसके आपके बाद आपकी फ़ोटोग्राफी वगैरह आ जाएगी जो कि तकरीबन वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। और फंक्शनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं लगती तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है। अगर आपकी स्कॉलरशिप लगी है फुली फंड, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका बैंक स्टेटमेंट फिर भी होना चाहिए जो 6 मंथ का, चाहे वो उसमें आपका बैलेंस ना भी हो, चाहे 500 हो, जितने भी डॉलर पाकिस्तानी रुपये जितने भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेन आपकी स्कॉलरशिप लगी हुई है जो कि हर चीज़ आपका स्पेंड वहाँ की चाइना की यूनिवर्सिटी, जहाँ चाइना की गवर्नमेंट आपकी उठाती है। फिर हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात आती है, चाइना का सर्टिफिकेट आता है, उसको पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वीज़ा, चाइना स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आ जाएगी, जो वीज़ा आप उसको करेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात आ जाएगी कंप्लीट, और आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे से बात आ जाएगी जिसमें J1 J2 पासपोर्ट आ जाएगा, वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा फॉर्म, फोटो आपकी फ़ोटोग्राफी आ जाएगी, फंक्शनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो बैंक स्टेटमेंट आपकी होती है, और हेल्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट है पाकिस्तान से करवा के लेकर आएँ, वो कुछ कहते हैं कि आपने चाइना आके करवाना है। तो इसके हवाले से मज़ीद मैं आपको डिटेल के साथ नेक्स्ट व्लॉग में आपको बना दूंगा। फिर ये आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। सबमिट के बाद आपने चाइना एम्बेसी में जो हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बनी हुई है, आपने वहाँ जाना है इसके इंटरव्यू के लिए। इस्लामाबाद में या लाहौर में, दोनों में हो सकता है, वो दोनों में होगी, क्योंकि इस्लामाबाद बेस्ट है अगर इस्लामाबाद में आप बनता है, नहीं तो लाहौर, काफ़ी लोग लाहौर को भी बेहतर समझते हैं। और वीज़ा फ़ीस के वाले से इसकी थोड़ी सी फ़ीस होगी, वो भी मैं आपको फॉर्म में बता दूंगा। और इसका जो टाइम लगता है वो 4 से 5 दिन तक लग जाते हैं इसके वगैरह प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट होने में। बाकी मज़ीद आप इसको यहाँ से रीड कर लें, इसके बारे में पूरी डिटेल वगैरह मैंने दी हुई है, आपको इसको यहाँ से फुल इसकी डिटेल वगैरह को पढ़ सकते हैं।
कि स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। अब X1 के ऊपर वीज़ा अप्लाई होगा और जो स्कॉलरशिप हमें अप्लाई करनी है वो टाइप बी के ऊपर हमें स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, टाइप बी के ऊपर। इस वेबसाइट में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मौफा से टेस्ट होना चाहिए, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको आपके देखें अब इसके बाद आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपने वेरिफिकेशन करवा लेना है, क्योंकि ये आपको वीज़े के लिए बहुत मददफुल साबित होगा। इसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अप्लाई करने में और एम्बेसी में आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मौफा टेस्ट करता है। ये आपके वहाँ पर जॉब के लिए, अगर आप जॉब स्टडी वीज़े पर जा रहे हैं, जॉब वीज़े के लिए जा रहे हैं, ये आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। दिस सर्टिफिकेट इज़ नेसली इज़ एनी कंट्रीज ऑफ प्रूफ बिहेवियर वगैरह इसी जो भी आप इसको रीड कर लेना। आप इसको मज़ीद इसको, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, आपको ये आपका पुलिस कैपिटल इसलिए आपका बनाया जाता है कि आपके में कोई रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, आप क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है, पाकिस्तान में आपके साथ किस तरह का बिहेवियर था। अब इसमें मुख्तलिफ तरीके से कुछ चीज़ें आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बनाया हुआ है। और ये सीवी के बारे से बात करें तो सीवी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको यूरोप कंट्री के पैटर्न के अंदर आपको सीवी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यूरोप पैटर्न के अंदर ही हो, लेकिन प्रोफेशनल सीवी आपकी बनी हो। देखो यहाँ पे बताया है कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके उसमें, क्योंकि आपके बाहर स्टडी के लिए जा रहे हैं, स्टडी प्रोफेशनल स्टडी के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडी के लिए, तो जाहिर सी बात आपको सीवी भी प्रोफेशनल वगैरह चाहिए होती है। जैसे हमारे गल्फ कंट्री में जो सीवी वगैरह होती है उसकी टेस्ट वगैरह होती है। हर कंट्री का अपने अपने सीवी पैटर्न होता है। हर इसको आप मज़ीद यूट्यूब पर ChatGPT से भी सर्च कर सकते हैं। और आपको बकायदा यहाँ पर फॉर्मेट भी मैंने दिया हुआ है, फॉर्मेट से भी देख सकते हैं। देखें मैंने सीवी फॉर्मेट के बारे से क्लियर बात की हुई है। यहाँ पर मैंने बकायदा पार्ट के ऊपर से वीडियो सीवी सैम्पल दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको क्वालिटी, और यहाँ से सीवी फॉर्मेट भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके आउटलुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिंक वगैरह ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ से अपनी सीवी को डाउनलोड कर सकते हैं। देखें और यहाँ से स्टडी वीज़ा चाइना का CSE स्कॉलरशिप के बारे में लॉगिन के हवाले से मैंने अपडेट दी हुई है, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। यहाँ एजेंसी स्टूडेंट एजेंसियों के नंबर आ गए हैं जो आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये लिस्ट 2025, 2026, 2027 तक यही रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेम रहती हैं, सिर्फ उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह से SOPs के बारे से चेंजिंग वगैरह थोड़ी सी आती है। और आपको वीज़े के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेटर ये इस पिछले व्लॉग में इसी के ऊपर बना हुआ है, ईमेल के ऊपर कि आपने किस तरह से ये ईमेल उनको सेंड करनी है प्रोफेसर को चाइना के, ताकि आपको वहाँ के एडमिशन के लिए आपको वहाँ का लेटर वगैरह मिल सके आपको। तो इसके वाले से पिछला व्लॉग मेरा फुल इस डिटेल के ऊपर बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें लेटर के वाले से मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपको इसका सैंपल कैसा होना चाहिए, किस इलाज से आपने इसको फिल करना है, कहाँ से आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, आपने कैसे उसको सेंड करना है। फिर ये इंग्लिश लेटर की बात आती है। अगर आपने अपनी डिग्री वगैरह इंग्लिश में की हुई है तो आप इंग्लिश लेटर भी बनवा सकते हैं अपने कॉलेज से या अपने यूनिवर्सिटी से, अगर आपने अपनी स्टडी सारी इंग्लिश के अंदर की हुई है। अगर आपकी स्टडी इंग्लिश के अंदर नहीं है तो फिर आपको IELTS की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फिर IELTS ये PT की ज़रूरत होती है, ये TOEFL की ज़रूरत होती है। देखें इंग्लिश वगैरह एग्जाम की आपको ज़रूरत पड़ती है। ये अगर आपके पास इंग्लिश लेटर आपने अपनी स्टडी इंग्लिश के अंदर की हुई है तो आप अपना पैटर्न यहाँ से सैंपल वगैरह बनाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और ये इसका सैंपल आपको लॉगिन में भी मिल जाएगा। और मेरी सबसे पहली वीडियो में मैंने बाकायदा सैंपल के साथ पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। एक मैंने अपने कागजात बाकायदा एक्सपीरियंस के तौर पर मैंने उसमें इस लॉगिन में ऐड किए हुए हैं। आप सबसे पहले मेरी पहली वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। ये स्कॉलरशिप क्या होती है, CSE स्कॉलरशिप क्या है, आंसर स्कॉलरशिप क्या है, इसका क्राइटेरिया कितना है, हमें कितने स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या वीज़ा अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप यहाँ से इंग्लिश लेटर में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और पहली वीडियो में मैंने लाइव चीज़ें भी दिखाई हुई हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप किस स्टडी के लिए जा रहे हैं उसके बारे में, इंजीनियरिंग के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, साइंस डिग्री के लिए, सिस्टम इंफॉर्मेशन IT के लिए जा रहे हैं, या कोई भी टेक्निकल MBA के इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो सारा आपको मेरी वेबसाइट के अंदर आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। अब यहाँ से चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें मैंने सैंपल भी ऑलरेडी यहाँ अपलोड किए हुए हैं। ये देखें आप यहाँ से सैंपल कॉपी करके अपनी वेल्डिंग के अपने नेम वगैरह के अंदर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसमें क्रिएट स्टडी प्लान के वजह से मैंने इसको गोल बताया हुआ है। और बाकायदा मेरा WhatsApp का चैनल भी है जहाँ मैं हर चीज़ डेली टास्क के तौर पर अपलोड करता हूँ। और वहाँ उसमें ऐड होना चाहते हैं तो इस बायो में मेरा नीचे लिंक भी है। और एंड में भी मेरे हिस्ट्री वगैरह सोशल मीडिया है, आप वहाँ से भी उसको उसमें ऐड हो सकते हैं मेरे मुख्तलिफ चैनल में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो देखें बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से, इसका फिजिकल टेस्ट के हवाले से भी मैंने बात की हुई है। देखें कि आपका डॉक्यूमेंट फिजिकल इंसान फ्रॉम चाइना वीज़ा, कई चाइना वीज़ा के लिए आपका मेडिकल कैसा होना चाहिए, इसके वाले से 2 पेज होते हैं, सेक्शन 2 पेज, तो 2 पेज के वाले से भी मैंने इसमें बात की हुई है।
और ये देखें, आपको सैंपल मिल जाएगा लेटर का। इसमें सैंपल भी दिए हुए हैं आपको, कॉलेज वगैरह से आपको लेने होते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है। तो आज का वीडियो हमारा मेन मकसद था CSC स्कॉलरशिप जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद में S1 वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा अप्लाई करने के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है आज वाली, कि उसमें हम पार्ट टाइम जॉब के हवाले से हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारा कुछ आपको मेरे पहले वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। आज हम X1 वीज़ा अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। जब आप अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं, CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से ईमेल आती है कि आपका लिस्ट में नाम आया या नहीं आया। अगर आया होता है तो आपको बाकायदा ईमेल भी कर देती है और आपको एक हार्ड कॉपी भी भिजवाती है चाइना वाले। फिर आपने फिर वो आपको मैसेज आता है कि अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने अपने वीज़े को अप्लाई करना है। और क्राइटेरिया क्या होता है जी, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है आपको कि CSC स्कॉलरशिप में कितने पैसे मिलते हैं, कि मास्टर के लिए कितने, बैचलर के लिए कितने, PhD के लिए आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। ये क्राइटेरिया भी आप खुद उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ऑल यूनिवर्सिटी, इसमें यूनिवर्सिटी के नाम भी आपको मिल जाएंगे। और सबसे आप अगर आपने मेरे पहले ब्लॉग नहीं देखे, बेस्ट ये है कि मेरे पहले वाले ब्लॉग देख लें। 2-3 मेरे ब्लॉग बने हुए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद चौथे ब्लॉग पर आए। फिर चौथे ब्लॉग पर तो आपका फाइनल काम होगा, सिर्फ जस्ट आपने वीज़ा अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपका छोटे मोटे प्रोसीजर वगैरह होंगे, उसके वाले से मैं ज़्यादा से वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग। तो आप S1 वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में आपको फुल डिटेल से बताता हूँ। चलते हैं, अपने वेबसाइट का लिंक भी नीचे बायो में दे दूंगा, इस वेबसाइट का भी और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का भी। क्लिक करना है टेक मी टू द वेबसाइट। कुछ लोग जो है वो पहले ही इससे जो नेक्स्ट वाला स्टेप है उस पर चले जाते हैं, इसलिए उनको जो सिटी चेंज का ऑप्शन है नहीं आता। तो आपने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है और अपने जो भी आपके करीब 3 सिटी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, लाहौर, कराची या फिर इस्लामाबाद। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राइट साइड पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके ऊपर लिखा हुआ है साइन इन, आगे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लें या फिर उससे ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर आपने अपना अकाउंट पहले क्रिएट करना है और मैं आपको अभी अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपने करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, उसके नीचे पासवर्ड है, उसके नीचे दोबारा से आपने पासवर्ड लिखना है, उसके नीचे आपने इंटर योर कोड, और इंटर योर कोड के लिए उसके सामने सेंड कोड का ऑप्शन आएगा। आपने सेंड कोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक कोड रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैं इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ और पासवर्ड का आपने ख्याल रखना है। ये नीचे उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, लोअर केस में भी हो और अपर केस में भी लेटर्स हों, उसके अलावा नंबर भी हो उसमें, उसके अलावा आप एक स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड करना है उसमें। तो इस पर यहाँ पे आप देखें मुझे जो कोड है वो रिसीव हो चुका है। मैं अपने मोबाइल के ऊपर मैंने अपनी ईमेल आईडी ओपन की हुई है, यहाँ से मैं इसको इंटर कर देता हूँ और जो कोड है वो इंटर करने के बाद आपने नीचे टिक करना है कि आई हैव रीड एंड एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जो कोड है वो मुझे आ चुका है मेरे मोबाइल के ऊपर और उसको मैं अभी इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद फिर आगे जो है वो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो जो कोड है वो है F और 439E। तो ये इसका कोड है और टिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल। सो इसके बाद इसको सेव कर लेना है। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। साइन इन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मैंने चूँकि सेव किया हुआ है तो मेरे पास ये आ चुका है, ये आप देखें जो ईमेल आईडी है और उसका पासवर्ड भी आ चुका है। मैंने फिर साइन इन पर क्लिक किया तो उसके बाद ये फिर आएगा वेरिफिकेशन के लिए और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देखें दोबारा उन्होंने रिमाइंडर दिया कि आपने जो स्टार्ट में सिटी सेलेक्ट किया था वो लाहौर है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उस हवाले से थोड़ी जो गाइडलाइंस है वो आ जाएंगी। यहाँ पर तमाम डिटेल आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप या तो चाइनीज़ में फिल कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में। उसके अलावा आप गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं के ऊपर आप ये जो वेबसाइट है या ये जो फॉर्म है ये फ़िल करेंगे तो अच्छा होगा और इजीली आप कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद स्टार्ट
फिलिंग इन द फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले एक पिक्चर अपलोड करनी है, तो यहाँ पर मैं आपको अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करके दिखाई हुई है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड की है। तो ये ऑप्शन आ गया, योर फोटो इज़ एक्सेप्टेड। उसके बाद नीचे है तो नीचे पासपोर्ट है। पासपोर्ट ये मैंने एक गूगल से पिक्चर अपलोड की हुई है, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। जब मैंने अपलोड किया तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उस पासपोर्ट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत आती है तो आपने इसको यहाँ से एडिट कर लेना है, और उसके बाद ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, नाम वगैरह, पासपोर्ट नंबर वगैरह और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब आप अपना पासपोर्ट जो है उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे तो। और उसके बाद है कि प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि किस कंट्री में आप पैदा हुए, और उसके नीचे है कि प्रोविंस या स्टेट, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सिटी है, सिटी भी आपने लिखना है कि किस सिटी में आप पैदा हुए, और ये पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, आपने उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं सिंगल से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेशनैलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस है, आपका परमानेंट जो रेजिडेंस एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। और आईडी नंबर में आपने अपना आईडी कार्ड लिखना है, आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है कि डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, अगर है तो यस, अदरवाइज नो, ज़्यादातर के लिए तो नो ही होगा। उसके बाद डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस इन एनी अदर कंट्री, ये भी ज़्यादातर के लिए नो ही होगा। उसके बाद हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनैलिटीज़ और रेजिडेंस स्टेटस, यहाँ पे भी ज़्यादातर के लिए नो होगा। उसके बाद पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ये मेरी बात याद रखिएगा। आपका कोई भी आगे वाला ऑप्शन आपने टिक नहीं करना, आपने पहले वाला करना है, यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट है। पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होगा, कंट्री लिखा होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, आप यहाँ पर इस्लामाबाद लिख सकते हैं, या आप नादरा ऑफिस या जो भी जो अथॉरिटी है जो इशू करती है आप उसका लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। इस्लामाबाद लिखते हैं वो भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपायरेशन डेट है, ये चूँकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है, चूँकि मैंने जो पासपोर्ट अपलोड किया था वो 2017 में एक्सपायर हो गया हुआ था, तो आपने यहाँ पर जो भी एक्सपायरी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर होगी। तो अगर नहीं, अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सेकंड है टाइप ऑफ वीज़ा, वीज़ा की टाइप, यानी कि कौन से वीज़ा के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारे वीज़ाज़ हैं, टूरिज़म का है, फैमिली वीज़ा है, S1 S2 है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बिजनेस वीज़ा है। अब जो X1 वीज़ा होता है वो होता है लॉन्ग टर्म स्टडी फॉर मोर देन 180 डेज़, और जो भी स्टूडेंट्स बैचलर, मास्टर या PhD के लिए जा रहे हैं उनका X1 वीज़ा होगा। और जो X2 होता है वो होता है लेस देन 6 मंथ के लिए, यानी कि अगर आपका स्टडी का ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ है तो वो X2 होगा, और आपके लिए X1 है अगर आप बैचलर, मास्टर या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है। उसके बाद है कि वीज़ा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है, उसमें है वीज़ा वैलिडिटी ऑफ योर एप्लीकेशन मंथ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 12 मंथ लिख लें या 36 मंथ लिख लें। 36 मंथ अगर आपकी डिग्री जो है वो 3 साल की है तो वो लिख लें, तो 36 मंथ लिख लें। ये फॉर्मेलिटी होती है, ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ योर एप्लीकेशन, यहाँ पर आप 365 डेज़ लिख लें, और उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज आप सिलेक्ट कर लें, तो ये भी चल जाएगा। बाकी ये मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जो है वो है वर्क इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर है करंट ऑक्यूपेशन, करंटली आप क्या कर रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप जो है कोई और जॉब कर रहे हैं कहीं पे, आप बिज़नेस पर्सन हैं, आप कोई भी जो भी आप कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको कोई भी जॉब नहीं है तो आपने अनएम्प्लॉयड लिख देना है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपने स्टूडेंट लिख देना है, जो भी आप कर रहे हो आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 5 ईयर्स, अगर है तो यहाँ पर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अगर नहीं है तो इसके सामने लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके नीचे है कि प्लीज़ स्पेसिफाई, यहाँ पर आप 2-3 वर्ड्स में लिखते हैं कि नो वर्क एक्सपीरियंस, या मैंने काम नहीं किया, या मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे एजुकेशन है, एजुकेशन में यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। अगर आपने PhD के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका एडमिशन हुआ है PhD के लिए, तो आपने मास्टर्स की और नीचे बैचलर की भी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री, यहाँ पर पहले मास्टर्स का लिखेंगे। उसके बाद मेजर, जो भी आपका मेजर है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में जिसके साथ भी रेड स्टेरिक लगा हुआ है उसका मतलब है क्या वो कंपलसरी है,
वो आपने फिल करना ही करना है। अगर रेड स्टैटिक नहीं है तो वो कंपलसरी नहीं है। जिस तरह से ये मेजर जो है इसके साथ नहीं लगा हुआ रेड स्टैटिक, अगर आप इसको एम्प्टी भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद ऐड करना है, ऐड करके आपने अपने बैचलर की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका एडमिशन मास्टर्स के लिए हुआ है, तो सिर्फ बैचलर की कर दें या साथ इंटरमीडिएट की भी कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म में ये जो इन्फॉर्मेशन फिल है वो आप कर लें तो वो भी चल जाएगा, वो भी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बैचलर की भी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले है करंट होम एड्रेस, यानी कि करंटली आपका जो होम एड्रेस है वो क्या है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर उसका स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर या जो भी आपका एड्रेस है वो आपने बिल्कुल करेक्ट आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है फ़ोन नंबर, अपना आपने मोबाइल नंबर लिखना है विद कंट्री कोड, यानी कि +92 अगर पाकिस्तान में आप तो, या 092 लिख लें। उसके बाद है मोबाइल नंबर, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, या फिर डिफरेंट भी कर लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लाजमी लिखें यहाँ पर, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप लाजमी लिखें। और उसके बाद है फैमिली मेम्बर्स में आपने फ़ादर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अच्छा, फ़ादर की इन्फॉर्मेशन, अगर आपके फ़ादर फोर्थ हो चुके हैं तो उसके सामने लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद देखें आप तो लिखा हुआ है कि फ़ादर का फैमिली नेम, उसके बाद उनका गिवन नेम आपने लिखना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर उनका एक ही नाम है तो यहाँ पर आप एक फॉर एग्जांपल उनका सिर्फ फैमिली नेम है, गिवन नेम नहीं है, तो आप गिवन नेम के सामने नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि उनका सिर्फ सिंगल नेम है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जो नेशनैलिटी है वो लिखनी है। उसके अलावा उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने ऐड करनी है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन। उसके बाद लिखा हुआ है कि इज़ योर फादर इन चाइना, क्या आपके जो फादर हैं वो चाइना में हैं अभी, तो इसमें आपने येस या नो, अगर हैं तो येस, ज़्यादातर का तो नो ही होगा। बाद मदर की इन्फॉर्मेशन है। मदर की इन्फॉर्मेशन में आपने उनका जो गिवन नेम है, उसके अलावा जो फैमिली नेम है वो आपने लिखना है। उसके अलावा आपने उनकी जो नेशनैलिटी है वो आपने लिखनी है। नेशनैलिटी के अलावा उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सेम जिस तरह आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन लिखी थी वैसे ही आपने लिखना है। और उसके बाद है कि इज़ योर मदर इन चाइना, कि क्या आपकी जो मदर है वो चाइना में है, येस या नो, ये भी ज़्यादातर का तो नो ही होगा। और उसके बाद आपके चिल्ड्रन हैं। चिल्ड्रन में चूँकि हमने स्टार्ट में लिखा था कि सिंगल हूँ, तो इसलिए आपने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है, नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद है कि डू यू हैव एनी इंटरमीडिएट रिलेटिव इन चाइना, तो यहाँ पर आपने नो पे क्लिक कर देना, अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। अगर आप येस करेंगे तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है कि अ डेट ऑफ अराइवल, तो डेट ऑफ अराइवल यहाँ पे आपने लिखना है, ईयर, मंथ और जो डे है वो लिखना है आपने। उसके बाद है कि अराइवल ट्रेन, शिप, फ्लाइट नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इसके साथ देखें रेड स्टेरिक नहीं लगा हुआ। उसके बाद है द सिटी ऑफ योर डेस्टिनेशन, यानी कि किस सिटी में आप बाई प्लेन आएंगे, वो सिटी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर बीजिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है सिटी टू स्टे। अच्छा, एक सिटी है कि जिसमें आप बाय एयर आएंगे, दूसरा है सिटी टू स्टे। तो इसमें इस तरह से होता है कि कुछ ऐसी सिटीज़ होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती, या ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं आती, या पाकिस्तान से फ़्लाइट नहीं आती, तो फिर आपको किसी बड़े सिटी जाना पड़ता है, वहाँ से ट्रेन लेकर आपको अपने जो मेन सिटी है वहाँ पर जाना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर जो सिटी स्टे वाला है, स्टे में आपने अपना जो मेन सिटी, अगर सेम है बीजिंग ही है, फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन बीजिंग हुआ है, तो फिर आपने दूसरे में भी बीजिंग ही सिलेक्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो फ़्लाइट है वो लाहौर से ग्वांगचो जाएगी, ग्वांगचो से आगे आपने किसी और सिटी जाना है, तो फॉर एग्जांपल शामन जाना है, तो फिर आप पहले में आप ग्वांगचो लिखोगे, बाद में जो स्टे वाला है वहाँ पर आप शामन लिखोगे, यानी कि जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है। तो उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जो है ये आप सिंपल गूगल पर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी जो है आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस है। एड्रेस भी कंपलसरी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप लिख लें। आप सिंपल गूगल करेंगे तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस वगैरह वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा है कि डेट ऑफ अराइवल, यानी कि किस तारीख को आप आएंगे। यहाँ पर आपने लिखना है कि यानी कि वो पूछ रहा है कि आप किस तारीख को अपने जो मेन सिटी है जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाएंगे। तो चूँकि मैंने बीजिंग में का ही बोला कि मेरी फ़्लाइट जो है वो बीजिंग ही जाएगी और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो भी बीजिंग में ही है, तो मैं उसी तारीख को ही अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँगा। तो ये इसलिए मैंने 1 सितंबर 2025 मैंने लिख दिया।
और डेट ऑफ डिपार्चर भी 1 सितंबर लिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर ट्रेन है, सिटी ऑफ डिपार्चर है, और यहाँ पे भी आप तारीख लिखते हैं। और ये जो तमाम जो डेट्स हैं ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तारीख को ही आपकी फ़्लाइट होनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो क्लासेस हैं उसी के अकॉर्डिंग, या रजिस्ट्रेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग आपने एक मतलब कि रैंडमली जो तारीख है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि इसी तारीख को ही आपके पास टिकट होनी चाहिए या इसी तारीख की ही आप टिकट ख़रीदेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा दोबारा से डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद है कि इनविटेशन पर्सन कॉन्टैक्ट आर ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। यहाँ पर या तो आप अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे या फिर आप यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ये आपने लाजमी लिखनी है। अगर तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है तो यहाँ पर आपने लाजमी अपने प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप विद यू, यानी कि अगर सुपरवाइज़र है तो यहाँ पर आप सुपरवाइज़र लिखते हैं या टीचर लिख लें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद प्रोविंस या स्टेट और सिटी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लाजमी ऐड करनी है। और यहाँ पर आपने जो प्रोविंस, स्टेट, सिटी लिखना है ये आपने यूनिवर्सिटी का लिखना है कि यूनिवर्सिटी का ये है, भले आप सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो। उसके अलावा पोस्टल कोड है, ये भी आप गूगल से देख सकते हैं। और यहाँ पर सिटी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये है पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड में यहाँ पर आपने कोड एंटर करना है। उसके बाद है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने भाई की, अपने फादर की, अपनी सिस्टर की या फिर अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी जो ईमेल आईडी है, उसके बाद रिलेशनशिप विद यू, अगर भाई का लिख रहे हैं तो ब्रदर, अगर सिस्टर का तो सिस्टर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ईमेल आईडी इंटर करना है, ये कंपलसरी नहीं है ईमेल आईडी, लेकिन अगर आप कर दें तो बेहतर है। उसके बाद है कि हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, यहाँ पर आप सेल्फ कर लें या अदर कर लें। अदर में आप अपने भाई की, फादर की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सेल्फ कर दें कि वो भी ठीक है। उसके बाद है कि पर्सन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट विद यू। उसके बाद है कि आर यू ट्रैवलिंग विद समवन हु शेयर द सेम पासपोर्ट विद यू, इसको आपने नो करना है। नो करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। भले आपके साथ आपके दोस्त भी जा रहे हैं लेकिन आपने यहाँ पर नो कर देना है, चूँकि आपका अलहदा से खुद का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो स्टूडेंट के लिए बेहतर यही है कि आप इसको नो कर दें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। सबसे पहले ये है कि हैव यू एवर बीन टू चाइना, अगर गए हैं तो येस, अदरवाइज नो। उसके बाद है कि प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा, कि कभी आपको पहले चाइना का वीज़ा मिला, येस या नो। उसके बाद डू यू हैव एनी वैलिड वीज़ा इशूड बाई अदर कंट्री, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। उसके बाद हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री इन पास्ट 12 मंथ, अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपको उन कंट्रीज़ के नाम बताना होगा, अदरवाइज नो। उसके बाद है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ चाइनीज़ वीज़ा, ये इसमें मेजॉरिटी का नो 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 ही होगा। उसके बाद है कि हैव यू इंटर्ड चाइना इलीगली, नो। उसके बाद डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन चाइना, नो। उसके बाद डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, नो। उसके बाद हैव यू एवर विजिटेड countries or regions in the past 30 days where there is an epidemic, no. उसके बाद do you have or have you ever been trained to have any special skill in terms of fireman, explosive or nuclear devices, इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद are you serving or have you ever served in the military, इसको भी आपने नो पे क्लिक करना है। यानी कि ये मेजॉरिटी आपके नो नो होंगे, लेकिन ये आपने इसको बिल्कुल पढ़ना है। इसको पढ़कर फिर आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद मैं अगर थोड़ा नीचे आऊँ, उसमें ये है कि हैव यू एवर सर्व्ड और पार्टिसिपेटेड इन द पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नो। उसके बाद हैव यू वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो। उसके बाद इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, नो। ये तमाम करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला एप्लीकेंट है, दूसरा है द पर्सन हु फिल द एप्लीकेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप खुद एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तो आपने पहले वाला क्लिक करना है। अगर आप किसी और के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिखना होगा। तो अगर आप खुद अपने लिए फॉर्म फिल करें तो आपने पहला क्लिक करना है, उसके बाद लास्ट पे आपने टिक करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि पहले ऑप्शन ऐसा नहीं था होता। सबसे पहले पासपोर्ट है। पासपोर्ट में जो है ना, एक तो कंपलसरी है, ये जो रेड जो लाइन वाला डॉक्टर लाइंस वाला है ये कंपलसरी है। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज, उसके आगे जो हैं ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप के पासपोर्ट के ऊपर कोई और वीज़ाज लगे हुए हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है द प्रूफ ऑफ लीगल स्टे और रेजिडेंट स्टेटस इन पाकिस्तान। यहाँ पर आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है, सॉरी आईडी कार्ड की जो पिक्चर्स हैं वो आपने अपलोड करनी है।
फ्रंट और बैक की। उसके बाद नीचे है तो नीचे है कि ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज, अगर आपने अपना नाम वगैरह चेंज करवाया है तो वो उसका प्रूफ आपने यहाँ पर देना है, और वो भी आपने अटेस्ट करवाना है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। वो अटेस्ट करवा कर फिर आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद है कि कन्फर्मेशन फॉर्म ऑफ स्टडी इन चाइना, यानी कि जो JW फॉर्म है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, इससे जो नीचे वाला है। और JW फॉर्म जो है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को रिसीव हो गया होगा, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हार्ड कापी हो तो उसको आपने स्कैन करके अपलोड करना है। अगर आपको ऑनलाइन मिला है तो वो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, और वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना। बाकी अगर एम्प्टी भी छोड़ दें कोई मसला नहीं है, पहले में अपलोड कर दें, बाकी 3 जो है उसको एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद है कि फोटोकॉपी ऑफ एडमिशन लेटर, यहाँ पर आपने एडमिशन लेटर अपलोड करना है। एडमिशन लेटर आपने पहले में अपलोड करके आगे वाला आपने एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद नीचे है तो नीचे है कि नोटिफिकेशन लेटर ऑफ स्कॉलरशिप इफ़ एनी, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप का लेटर मिला तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। और CSE वालों को कोई भी लेटर एक्स्ट्रा नहीं मिलता, लेकिन आंसू वालों को मिलता है, आंसू वाले यहाँ पर वो अपलोड कर सकते हैं, CSE वाले इसको एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जा रहे हैं या फिर पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप है तो आपको 7,50,000 पर ईयर के हिसाब से जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए। अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फिर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, फिर आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको FRC चाहिए होगी, जो कि आपने टेस्ट करवानी है, वेरीफाई करवानी है मोफा से भी। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो नहीं है तो आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वगैरह ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है। और ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है इस पर जो बैंक मैनेजर है उसके भी सिग्नेचर वगैरह स्टैम्प वगैरह लाजमी होनी चाहिए, और इस तरीके से आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जा रहे हैं चाइना में या पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप है। उसके बाद पुलिस करेक्ट सर्टिफिकेट है, उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है मोफा से वेरीफाई करवा कर। यहाँ पर कोई अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लीज़ कंफर्म द इन्फॉर्मेशन इंटर्ड इज़ करेक्ट, यानी कि आपको एक जो भी आपने इंटर किया है, जो भी आपने पिछले तमाम जो सेक्शन से वहाँ पर लिखा है उसकी तमाम एक कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। उसको आपने कंप्लीट जो डिटेल है उसको पढ़ना है, पढ़कर फिर आपने उसको देखना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये ठीक है। अगर ठीक हुआ तो फिर उससे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का। तो अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये तमाम इन्फॉर्मेशन है ये सबमिट हो जाएगी मोफा को। वहाँ पर जब सबमिट होगी तो फिर उसके बाद वो इसको वेरीफाई करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो फिर जाकर आप ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म आपको PDF फॉर्म में आ जाएगा, वो डाउनलोड करके बाकी डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने आपने, और आप जो JRE ऑफिस है वहाँ पर चले जाएंगे, और आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट के बगैर आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर किसी भी टाइम, जो भी उनकी ऑफिशियल टाइमिंग है उसके दौरान, और जाकर आप अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था इसका फॉर्म।